हेलो दोस्तों, अश्वनी जीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मोस्ट वेलकम है। आप लोगों के सामने आज मैं हिंदी की क्लास लेके आई हूँ। मैं दीपशिखा द्विवेदी। आज आप लोगों को टेट सीटेट बीएड एंट्रेंस के लिए हिंदी की मॉक टेस्ट लेके आई हूँ। अगर फ्रेंड्स आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो हम हिंदी की थ्योरी क्लास भी लेके आएंगे। इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज करना होगा कि आप थ्योरी की क्लास में स्टार्ट करिए, तो हम आपके लिए थ्योरी की क्लासेस भी लेके आएंगे। तो आज चलिए हम देखते हैं हिंदी के कुछ क्वेश्चंस हैं। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आप लोग इसे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और जितना आपका नंबर आए कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, और हमारे स्क्रीन पे क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हम ये देखते हैं कि हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची है, मतलब यह पर्यायवाची। इस क्वेश्चन सीरीज में आप देखेंगे फ्रेंड्स कि एक टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन लेने का मैंने प्रयास किया है। एक टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कुछ टॉपिक 4-5 टॉपिकों से मैंने क्वेश्चन उठा के इस सीरीज़ में का सेट बनाया है, इस क्वेश्चन का सेट बनाया है। तो आप देखेंगे हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची है, मतलब हिरण्यगर्भ किसका दूसरा नाम है, किसको हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है, या इसके अन्य नाम क्या क्या हो सकते हैं। विष्णु, ब्रह्मा, महेश या गणेश। आपके पास मैं कुछ समय देती हूँ ताकि आप अपना आंसर लिख सकें, अपने कॉपी में नोट्स कर सकें कि इसका आंसर क्या होगा, और अपनी नंबरिंग करते जाए फ्रेंड्स। तो हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची होगा ब्रह्मा। ब्रह्मा को हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है फ्रेंड्स। तो ये किसका किसका सही हुआ। पूरे ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ अपने आंसर को लिखिएगा, अपने क्वेश्चन को लिखिएगा। और मैं यहाँ टिक लगा दे रही हूँ। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची होगा ब्रह्मा। इसके लिए मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ अपने पहले फ्रेंड्स। इसके हाँ, इसका आंसर होगा फर्स्ट का फर्स्ट का ब्रह्मा होगा फ्रेंड्स। वो क्वेश्चन आगे चला गया, और हम सेकंड क्वेश्चन के पास आएंगे और देखेंगे नाग का पर्यायवाची होता है। नाग का पर्यायवाची होता है। नाग का पर्यायवाची क्या नहीं होता है। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन अच्छे से नहीं देखा। नाग का पर्याय नहीं है सर्प, अहि, विषधर, तुरंग। तो फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि सर्प तो नाग सांप को ही बोलते हैं, तो सर्प तो होगा ही होगा। विषधर जैसे आप नाम से ही जान रहे हैं, नाग में विष भरा होता है, इसलिए उसे विषधर कहते हैं। विष को धारण करने वाला कौन होता है, नाग होता है। अहि भी नाग का पर्याय होता है। अहि का मतलब भी सर्प ही होता है, सांप ही होता है। लेकिन ऑप्शन डी में देखेंगे फ्रेंड्स कि तुरंग तो घोड़े का पर्यायवाची होता है, इसलिए नाग का पर्याय तुरंग नहीं होगा फ्रेंड्स। नाग का पर्याय तुरंग नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात नाग का पर्याय तुरंग नहीं होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, तुरंग। तो फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये क्वेश्चन किसका किसका सही हुआ, पूरी ईमानदारी के साथ अपने कॉपी में अपना नोट करते जाइएगा, किसका सही हुआ है, किसका गलत हुआ है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है मीनाक्षी का पर्यायवाची है। मीनाक्षी का पर्यायवाची है सुंदरी, दुर्गा, मछली, लक्ष्मी। तो इसमें आपको ढूंढना है फ्रेंड्स मीनाक्षी किसका पर्याय हो सकता है, किसका। तो मीनाक्षी का हम संधि विच्छेद जब करेंगे तो मीन प्लस अक्षी। अक्षी मतलब होता है आँख, मीन मतलब होता है मछली, अर्थात मछली के समान आँख वाली मीनाक्षी का होगा। मीनाक्षी का क्या होगा, थर्ड का हमारा आंसर होगा सी, मछली, मीन के समान आँखों वाली। मीनाक्षी का जब हम पर्यायवाची करेंगे तो हमें ये मिलेगा कि मीन के समान आँखों वाली, अक्षु वाली यानी कि मीनाक्षी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर होगा मीन। इसका जब हम पर्यायवाची करेंगे तो मीन प्लस अक्षु। फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होता है, अक्षु आप लोग इसी से समझ जाएंगे।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, जलकुंभी में कौन सा समास है। तो 3 क्वेश्चन आप देखेंगे हमारा पर्यायवाची से रिलेटेड था। चौथा क्वेश्चन समास, जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें बच्चों को मोर एंड मोर बहुत ही ज़्यादा लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न का चैप्टर है समास। इसमें ऑप्शन अपना देखेंगे, जलकुंभी में कौन सा समास है। फोर्थ का होगा तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। फ्रेंड्स तो देखेंगे कि जलकुंभी में कौन सा समास है। तो इसका समास का हमें पता लगाने के लिए पहले इसका संधि विच्छेद करना पड़ेगा। जलकुंभी अर्थात जो जिसका उत्पत्ति जल से हुआ हो, जल में जो जिसका मतलब जब जो जल में उत्पन्न हुआ हो, अर्थात जैसे देखेंगे कि जलकुंभी किसका पर्यायवाची होता है, कमल का पर्यायवाची होता है, जिसका उत्पत्ति जल में होता है, जिसका उत्पत्ति जल में होता है। तो देखेंगे फ्रेंड्स किसका आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। इसको हम शॉर्ट में आपको बताते चलेंगे, थोड़ा डीलिंग करते चलेंगे तत्पुरुष समास क्या होता है। वैसे शब्द जिसका संधि विच्छेद करने में बीच में कारक चिन्ह, कारक विभक्ति चिन्ह 8 होता है ना, कर्ता कर्म करण कारक अधिकरण, वो बीच में आए, वो विभक्तियाँ, कारक की विभक्तियाँ जिसके विच्छेद के बीच में कारक की विभक्तियाँ आए तो वो तत्पुरुष समास हो जाता है। अव्ययी भाव समास क्या होता है, कर्मधारय समास क्या होता है, द्विगु समास क्या होता है, ये भी आपको मैं थोड़ा थोड़ा बताते चलूँगी। अव्ययी भाव समास, जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, अर्थात इस पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग, वो शब्द में अगर स्त्रीलिंग के लिए कोई अलग शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग हो, उसके लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता है जिसमें लिंग का परिवर्तन नहीं होता है। तो अव्ययी भाव समास होता है। कर्मधारय समास और द्विगु समास, द्विगु समास तो इजी है फ्रेंड्स, जिसमें संख्यावाची शब्द हो वो द्विगु समास हो जाते हैं। और कर्मधारय समास, ये सब फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसे बताते चलती हूँ, इसमें थोड़ा थोड़ा आप नोट्स करते चलिए, और आपका इच्छा हुई, आप लोगों की रिस्पांस सही रही तो मैं आपको थ्योरी की क्लास भी ज़रूर लेके आऊँगी। तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, अर्थात जल में जो जल में उत्पन्न होने वाला तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें कारक विभक्ति चिन्ह आ रही है ना दोस्तों। तो देखेंगे आगे, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, राजनीति में कौन सा समास है। द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो देखेंगे दोस्तों कि राजनीति में कौन सा समास है, राजनीतिज्ञ में कौन सा समास है। राजनीतिज्ञ का हम फिर से संधि विच्छेद करेंगे। जो राजनीति जानता हो, राजनीति का जो ज्ञाता हो, राजनीतिज्ञ जो राजनीति का ज्ञाता हो, जो राजनीति को जानने वाला। तो बीच में को आ रहा है ना, तो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जिसका अनुच्छेद विच्छेद करने के बीच में कारक के विभक्ति चिन्ह आए, को आए, तो कर्ता ने करण, ये हमारे कर्ता की विभक्ति, कारक के विभक्ति चिन्ह है, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आप ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं है फ्रेंड्स, वेरी इजी, थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे आपको ये क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। लेकिन जो बच्चे थोड़ा ध्यान नहीं दे के पढ़ते हैं, ऐसे सोचते हैं कि हिंदी तो बहुत ईजी है, हो जाएगा, उनका यही होता है गलती। क्योंकि यूपी में स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम देंगे, बड़े से लेकर छोटे, ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक के एग्ज़ाम, या फिर इंट्रेंस एग्ज़ाम हो, यूपी बीएड का इंट्रेंस ही देख लीजिए, सीटेट का देख लीजिए, उसमें हिंदी के क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। और ये क्वेश्चन, ये सब्जेक्ट ऐसा है कि थोड़ा सा आप इसमें ध्यान देंगे तो आपके अच्छे खासे नंबर बन जाएंगे फ्रेंड्स। और यदि आपको ये वीडियो सही लग रहा है, यूज़फुल लगता है, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले, हम भी मोटिवेट हों, और अगले बार इससे अच्छा से अच्छा क्वेश्चन, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को चुनकर प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को लाया गया है जैसे अभी, इसी तरीके से और हम लाते रहें। तो ये आपका छठा क्वेश्चन है, गुरुदेव में कौन सा समास है। गुरुदेव में कौन सा समास है। तो गुरुदेव में देखेंगे बच्चों, गुरुदेव में कौन सा समास है, तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा दोस्तों। जिसके गुरुदेव में कौन सा समास है, कर्मधारय समास। इसमें आप लोग अपना नंबर करते जाएंगे, टिक लगाते जाएंगे फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब ये थोड़े वर्ण से क्वेश्चन लिए गए हैं, तो देखेंगे फ्रेंड्स,
वर्ण किसके योग से बनता है। तो आप जैसे आप पढ़े होंगे फ्रेंड्स, हिंदी आपने पढ़ी होगी तो उसमें देखे होंगे कुछ ऐसे स्वर होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर जो होते हैं जिन्हें बनाने के लिए किसी अन्य की मतलब किसी पर निर्भर नहीं होते, वो किसी दूसरे स्वर का या दूसरे व्यंजन का या स्वर का सहायता नहीं लेते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। लेकिन छ कुछ संयुक्त, इसे छ को संयुक्त वर्ण भी कहा जाता है। तो ये किसके संयुक्त से, किसके संयोजन से छ बनता है, ये आपको बताना है। आपके क्वेश्चन में लिखा गया है छ वर्ण का योग किससे बनता है, किन दो अक्षरों को मिलाने से श बनता है। तो क में हलंत और श, और बी ऑप्शन है क में हलंत प्लस छ, क सी ऑप्शन है क में हलंत धन छ, और डी है क में हलंत धन श। तो सातवां का देखेंगे फ्रेंड्स, हमारा आंसर हो जाएगा क में हलंत धन और श। ये हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। इसको थोड़ा ऐसे ऑरली समझाना थोड़ा मुश्किल है फ्रेंड्स, इसके लिए थोड़ा सा बोर्ड की सहायता लेनी पड़ेगी। अगर आप कहें थ्योरी क्लास चलाने के लिए, जिन लोगों को हिंदी आती होगी उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा हिंट्स कर दूंगी तो समझ में आ जाएगा। लेकिन जो बच्चे हिंदी समझने में नहीं पाते होंगे, थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा जिन्हें समझने के लिए, वो कमेंट करना ना भूलें कि थ्योरी क्लास भी लेके आई जाए। तो हम आपके लिए अच्छी थ्योरी की क्लास लेके आएंगे जिसमें आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई जाएंगी जिससे आपके क्वेश्चन सही हों, क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर पाएँ और सही भी कर पाएँ। बस अटैम्प्ट ही नहीं करना है, उसे सही भी करना है, क्योंकि जानते हैं ना फ्रेंड्स आजकल माइनस मार्किंग एग्ज़ाम्स में कितनी होती है। जितने क्वेश्चन गलत करेंगे, क्वेश्चन तो जाएंगे ही जाएंगे, माइनस भी करवा के जाएंगे, इसीलिए माइनस मार्किंग से हमें बचनी है। तो आठवां क्वेश्चन क्या है, कौन सा अमानक वर्ण है। अमानक का मतलब जो समझ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर दे लेगा। लेकिन जिन लोगों को अमानक का मतलब समझ में नहीं आएगा वो बच्चे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। अमानक का मतलब क्या होता है ये देखेंगे फ्रेंड्स। अमानक का मतलब क्या होता है, जिनकी मान्यता समाप्त हो गई है। अमानक का मतलब होगा जिसकी मान्यता समाप्त हो गई हो, जिनकी मान्यता रद्द कर दी गई हो, वो होता है अमानक। तो ख इन्हें तो हम ऐसे ही लिखते हैं, घ को ऐसे ही लिखते हैं, भ भी ऐसे ही लिखते। लेकिन ऑप्शन सी में देखेंगे जो झ लिखा गया, ये पहले ऐसे झ लिखते थे, लेकिन आज के समय में हम झ इस तरह से लिखते हैं, कुछ ऐसे झ लिखते हैं, है ना दोस्तों। ये आपको भी पता होगा। अब कोई ऐसे झ थोड़ी लिखता है, ऐसे झ कोई लिखता है क्या, ऐसे कोई झ नहीं लिखता है, इस तरह से लोग झ लिखते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा अमानक वर्ण कौन है, तो सी हमारा अमानक वर्ण हो जाएगा। 9वें क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, ओ का उच्चारण स्थान है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसे वैज्ञानिक भाषा की दर्जा प्राप्त है। दोस्तों स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होगा और नहीं पता होगा जिन्हें, उन्हें मैं बता दूं कि हिंदी को वैज्ञानिक भाषा कहा जाता है। ऐसे वैज्ञानिक भाषा की दर्जा प्राप्त है। तो आप उच्चारण करके खुद देख सकते हैं कि ओ का उच्चारण स्थान क्या है, दंत, बिल्कुल नहीं। दंत से तो ओ का उच्चारण स्थान हो ही नहीं सकता। ये त वर्ग वाले हैं जिनका द से उच्चारण होता है। त मूर्धा का उच्चारण स्थान, मूर्धा तो ट ठ ड ढ, ये मूर्धा से रिलेटेड हो गए। और सी ऑप्शन है कंठ ओष्ठ, और डी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ये गलती से हमने सी लिख दिया है, ये डी ऑप्शन हो जाएगा तालु। तो देखेंगे दोस्तों कि ओ का उच्चारण स्थान, ओ को हम उच्चारण करके आप देख लीजिए, ओ का उच्चारण स्थान करने में हमारे होंठ गोल हो जाते हैं और कंठ से आवाज़ आती है, अर्थात कंठ ओष्ठ या कंठोष्ठ भी से बोल सकते हैं, या कंठ ओष्ठ। तो ये जिन लोगों का सही होगा अपना प्लस करेंगे, जिनका गलत होगा वो जय माता दी करेंगे। अपना एक क्वेश्चन गलत कर लेंगे, एक माइनस मार्किंग कर लेंगे। अपने क्वेश्चन को देखते हुए अपने आंसर को नोट्स करते जाइएगा, अपनी नंबरिंग करते जाइएगा, ताकि आप कमेंट पे हमें बता सकें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, ये बार बार हमें कहने की आवश्यकता ना हो, ताकि आपका ही समय जाता है ये बार बार बोलने में। अगर हमें इसकी बोलने की आवश्यकता ना हो, ये काम आप खुद ही कर दें, तो आप ही का
टाइम बचेगा हम कुछ और ही उतने समय में बता देंगे। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विवरण वर्ण पहचान, नहीं 10वां क्वेश्चन, अयोगवाह वर्ण कौन से हैं, अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो अयोगवाह वर्ण कौन से हैं फ्रेंड्स, इसे आप देखेंगे। ऑप्शन ए है अंग अह, ऑप्शन बी है इया और अंग, ऑप्शन सी है य और ल, और ऑप्शन डी है ल। तो देखेंगे फ्रेंड्स, जो अंग अ है ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसने अयोगवाह वर्ण कहते हैं क्योंकि ये तो ना ही स्वर में गिने जाते हैं ना ही ये व्यंजन में आते हैं, इन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं। किसी किसी बुक्स में देखिएगा कि इन्हें स्वर में गिना जाता है, लेकिन किसी किसी बुक में ऐसा देखिएगा कि इन्हें स्वर की गिनती से परे रखा जाता है, अलग रखा जाता है, इसलिए इन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं फ्रेंड्स। ये यहाँ लिख देते हैं, अंग एंड अयोगवाह वर्ण होते हैं। और इया और अंगा, ये तो इया जो हो गया वो ये चौथा अर्थात तालु च वर्ग के वर्ण है, और अंगा ये क वर्ग के वर्ण है। य और ल ये अंतःस्थ है फ्रेंड्स, यरा लव ये अंतःस्थ है, और ल ये कंपित वर्ण कहे जाते हैं। ल का उच्चारण करके देखिए दोस्तों, ये कोई ऐसा रटने वाली चीज़ तो है नहीं, ये आप करके देख सकते हैं क्योंकि हिंदी प्रैक्टिकल की चीज़ है, इसे आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। ल बोल के देखिए, आपका थोड़ा सा ऐसे कंपन होता है, बोलने में थोड़ा ध्वनियों का कंपन होता है, मुख से हमारी हवा टकराती है और वो थोड़ा कंपन होता है, इसलिए इसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 विवरण चिन्ह पहचाने। 11वां क्वेश्चन आपको क्या कहता है, विवरण चिन्ह पहचाने। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि हमारे हिंदी भाषा में कुछ वर्णों को, कुछ चिन्हों को लिया गया है हिंदी को लिखने के लिए, बोलने के लिए तो नहीं, लिखने के लिए। हमें अगर किसी चीज़ को हमें लिखनी हो तो किसी चिन्हों की सहायता से हम लिखते हैं ना, बताने के लिए कोई चिन्ह, जैसे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, इस तरह से किसी क्वेश्चन के लास्ट में, तो उससे पता चलता है कि ये हमसे प्रश्न पूछा गया है। ये क्वेश्चन मार्क ऐसे लगाते हैं, विस्मयाद ऐसे लगाते हैं, तो ये हमारे विवरण चिन्ह हो गए। ये ब्रैकेट में ऐसे डालते हैं, किसी चीज़ को विवरित करना होगा तो ये छोटी वाली ब्रैकेट हो गई, ये बड़ा वाला मझला वाला ब्रैकेट हो गया, ये क्या, ये विवरण चिन्ह हो गया फ्रेंड्स। ये हमारा आंसर होगा, ये है विवरण चिन्ह। जैसे दोस्तों आप देखते होंगे कि किसी भी क्वेश्चन का जब आप आंसर लिखते होंगे तो उसे, जैसे निबंध हम लिख रहे हैं तो उसकी भूमिका ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे एक बार लिख के मैं आपको दिखाती हूँ। तो लिखते हैं भूमिका, निबंध की भूमिका लिखते हैं ऐसे, उसके बाद ऐसे डॉट्स करते हैं, ऐसे लाइन खींचते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे डॉट, ऐसे लाइन खींचते हैं, फिर उसकी भूमिका लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये विवरण इसको वर्णित करते हैं, भूमिका के अंदर किन किन शब्दों को लिखा जाएगा, क्या क्या लिखा जाएगा, उसे वर्णित करते हैं। तो वर्णित करने के लिए हमारा ये साइन होता है, ये साइन होता है। तो जिनको नहीं पता होगा वो जो कमेंट ज़रूर करेंगे कि हमें नहीं आता है, हमारे लिए थ्योरी की क्लास चलाई जाए तो हम थ्योरी की क्लास ज़रूर लेके आएंगे, आपको बेटर से बेटर कंटेंट देने की कोशिश करेंगे ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो फ्रेंड्स। ये जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को छांट के एक सेट बनाया गया है, जिस सेट में आपके 13 क्वेश्चन ही है ना, हाँ 13 क्वेश्चन का सेट लेके आए हैं। ये बस एक डेमो समझ लीजिए, एक हिंदी की डेमो मॉक टेस्ट है, बस ये देखने के लिए कि इसे बच्चे कितना पसंद करते हैं। अगर इसे पसंद करेंगे तो इसे कंटिन्यू रखा जाएगा, इसके लिए और इस पर मेहनत की जाएगी। थ्योरी क्लासेस भी हो सके तो लेके आएंगे, और ये मॉक टेस्ट भी आते रहेंगे अगर आप लोगों का रिस्पांस सही रहा तो। 12वें क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। हमारा 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, लेखक शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय और उपसर्ग जानते हैं ना, प्रत्यय और उपसर्ग ये क्या होता है। प्रत्यय क्या होता है, किसी शब्द के अंत में आकर, शब्द की भाषा को बदल, शब्द की मतलब जो उसकी जो कहना चाहता है उसकी भावनाओं को बदल दे, शब्द को बदल दे, किसी शब्द के
अंत में आकर उस शब्द का अर्थ को बदल दे उसे प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग क्या होता है दोस्तों? किसी शब्द के आरंभ में आकर उस शब्द की स्थिति बदल दे, उस शब्द का अर्थ बदल दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पूछा गया लेखक में कौन सा प्रत्यय है? तो लेखक का आप संधि विच्छेद करके देखेंगे तो क्या हमें मिलेगा? लेख प्लस अक, लेख प्लस अक, अक तो अक इसका अंत में लगा है तो अक एक प्रत्यय हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ आपको देखेंगे, आपको कंफ्यूज करने के लिए इक भी है। तो जो फ्रेंड्स थोड़े हड़बड़ी में रहेंगे, एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा प्रेशर होता है, ये तो सब लोग जानते होंगे, हम भी एग्ज़ाम दिए, हमें भी थोड़ा प्रेशर होता है, तो थोड़ा वहाँ पर ध्यान देने की काम है। थोड़ा सा धैर्य रखकर हम देखेंगे, अच्छे से आंसर्स को देखेंगे और अपना टिक आउट करेंगे। अक है, आक है, देखिए क तो पहले ही छाट दिया जाएगा, क कुछ होगा नहीं, क को ऐसे इसे क्योंकि संधि विच्छेद भी करेंगे तो क बस अलग लिखेंगे। तो ये संधि विच्छेद का भी एक नियम होता है दोस्तों कि दोनों अर्थ, जो दोनों अर्थों का हम विभाजन करेंगे, दोनों का अपना कुछ ना कुछ अर्थ होता है। तो अकेले क का क्या अर्थ निकालेंगे? कुछ नहीं, कोई अर्थ नहीं होगा। तो क तो पहले ही कट गया, क पहले ही कट गया। बी ऑप्शन देखेंगे इक, तो लेखक लेखक में इक कहाँ आ रहा है? इक तो आएगा नहीं, अक आ रहा है। तो इसका आक, आक तो यहाँ आकर की मात्रा है नहीं कि आक आएगा, आक भी कट गया। तो ऑप्शन होगा डी, अक। तो ये किसका किसका आंसर सही हुआ है? बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपने क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कॉपी में, अपना नंबरिंग करते रहेंगे। 13 क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखेंगे कि 13 क्वेश्चन में क्या है? लंबोदर है। लंबोदर अर्थात गणेश जी का दूसरा नाम लंबोदर भी है। गणेश का पर्यायवाची लंबोदर भी होता है। लंबोदर का क्या अर्थ होता है? लंबा हो जिसका उदर। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो लंबा हो इसका उदर। तो यहाँ तो लिखा है लंबोदर कैसा शब्द है, लेकिन आपसे मैं एक और क्वेश्चन पूछ ले रही हूँ, इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना नहीं भूलिएगा। लंबोदर में कौन सा समास है? समास बताइए, लंबोदर में कौन सा समास है? आपका ये क्वेश्चन होगा, या आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे लंबोदर में कौन सा समास है? समास, लंबोदर में कौन सा समास है फ्रेंड्स? हाँ, समास बताइए, समास लंबोदर में कौन सा समास है? आपको थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे ये स्क्रीन छोटी है, फ़ोन का स्क्रीन छोटा है, तो हमें लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे और आप ये ज़रूर बताएंगे हमें लंबोदर में कौन सा समास है। और यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहाँ समास का क्वेश्चन नहीं है, ऑप्शन से पता लगाएंगे कि क्वेश्चन हमारा क्या रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लंबोदर शब्द में कौन सा शब्द है? लंबोदर कैसा शब्द है? रूढ़ है, तो आप जानते हैं ना शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ जिसका अपना कोई स्पेशल शब्द नहीं होता है, जो मतलब जो शब्द लिखा है उसका विग्रह नहीं किया जा सकता है। जैसे नाक, इसका क्या कोई विग्रह करेगा? ये रूढ़ शब्द है। कान, इसका कोई क्या विग्रह करेगा? क और न अलग अलग करेंगे तो कोई शब्द ही नहीं बनेगा। तो ये रूढ़ शब्द है जिन्हें संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता, जिनका विच्छेद नहीं किया जा सकता। यौगिक, वैसे शब्द जिनका संधि विच्छेद किया जा सकता, जैसे कि मालगाड़ी, दूध वाला, दूध अलग और वाला अलग कर सकते हैं ना। मालगाड़ी, माल को ढोने वाली गाड़ी। विदेशज, जो शब्द विदेश से आए हों उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। ये आपको थ्योरी क्लास में सारे बताई जाएंगी, ये उतना बता पाना इस वीडियो में संभव नहीं है दोस्तों। योग रूढ़, जिनका संधि विच्छेद करने पर दो शब्दों को जब अलग अलग करेंगे तो किसी तीसरे का मतलब किसी तीसरा का निकल के आए। जस्ट लाइक बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जैसे होता है ना कि दोनों पद अप्रधान होते हैं, किसी तीसरे के बारे में इंगित करते हैं, किसी तीसरे को बताते हैं, तो उसी तरीके से योगरूढ़, उन्हें योगरूढ़ भी कहते हैं, जो तीसरे का बताया। जैसे लंबोदर का अर्थात गणेश जी, तो यहाँ लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश जी, किसी थर्ड, यहाँ गणेश का तो कोई वर्णन नहीं है, लेकिन हम इसके शब्द ऐसे ये शब्द ही होते हैं जिन्हें किसी थर्ड पर्सन का मतलब निकले तो उसे लंबोदर कहते हैं। लंबोदर हो जाएगा योगरूढ़।
दोस्तों आज का सेशन में हमारे पास 13 क्वेश्चन का ही सेट हमने बना पाया है। आप लोगों का रिस्पांस बस देखने के लिए ये फर्स्ट मॉक टेस्ट हिंदी का हम बस लेके आए हैं। आप लोग जैसा रिस्पांस करें, जैसा कहें, अगर आप कहेंगे थ्योरी के सेशन चलाने के लिए तो हम थ्योरी क्लास भी और अच्छा से अच्छे टेक्निक के साथ आपके लिए थ्योरी की क्लासेस भी लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे वीडियो को इसी तरीके से आप प्यार देते रहिए, इसी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोगों के सपोर्ट से फ्रेंड्स ये चैनल स्टार्ट किया गया है, सर ने ये चैनल स्टार्ट किया है। अश्वनी जीएस क्लासेस को आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। आज के लिए इतना ही। अपना कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, फिर मिलेंगे। जय हिंद।